अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सुबह सुबह का वक्त जो है वो आपके साथ मेरा और ये प्रोग्राम आपका अपना, जिसमें आप डेली जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट बात करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आएँ, कुछ ऐसी बात करें कि जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले और साथ ही साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसका कहीं आपको सोल्यूशन भी मिल जाए। आज के दिन हम हेल्थ के हवाले से जो है वो डील करेंगे, हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, हेल्थ के हवाले से आपको बताएंगे कि हेल्थ में जो है वो क्या क्या हो रहा है। और आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन है, हालात हैं, लोग तो खैर भूल गए कि कोविड है, लेकिन हमें एहसास है कि कोविड है और अभी भी है। जब मैं सड़कों पे बाहर जाती हूँ या वैसे कभी वीडियोस बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो आप यकीन करें इतना रश है कि मुझे देख के ना मैं एक मिनट के लिए थोड़ा सा खौफजदा हो जाती हूँ कि लोगों ने ना तो मास्क वेयर किए हुए हैं, ना हैंड सैनिटाइजर साथ हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे ही लॉकडाउन खुलता है लोग समझते हैं कोविड ख़त्म हो गया है। हुकूमत के ऊपर जो है वो लॉकडाउन को रखा हुआ है कि लॉकडाउन होगा तो कोविड होगा, लॉकडाउन नहीं होगा तो कोविड भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये ख़तरनाक सिचुएशन है, इसमें प्लीज़ एहतियात कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी रखिए। आज का प्रोग्राम ख़ास इस वजह से भी है कि आज जो हमारे पास गेस्ट हैं वो डॉक्टर हैं और माशाल्लाह ENT स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, नाक कान और गला जो आपकी थायराइड्स के लड़ वगैरह होते हैं इसको जो है वो डील करते हैं। डॉक्टर तारिक अली शेख जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से और हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका शोबा बड़ा ही इंपॉर्टेंट शोबा है, नाक कान और गला, जो कि इस वक्त में बहुत सारे लोगों का इशू भी है। और अगर कोविड को भी देख लिया जाए तो कहा यही जाता है कि आप अपने हाथ बार बार धोएं, क्योंकि इसका जो है वो नाक और कान और गले के साथ जो है वो रिलेट करता है कि ये वायरस जो है वो ऐसे अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये बड़ी सेंसिटिविटी है और ये बड़ी सेंसिटिव प्लेस है जहाँ पे आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग गंदे हाथ ही जो है वो अपने मुँह पर लगा रहे होते हैं, नाक के साथ और कानों के साथ, और अक्सर जो है वो कानों को साफ़ करने के लिए पिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, हेयर पिन्स जो है, या जो है वो बहुत कम जो है वो देखने माचिस की तीलियां इस्तेमाल करते हैं लोग, जिसकी वजह से अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है और फिर आपके पास जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि नाक कान और गले की अलामात क्या हैं, इस पर ज़रा आ जाएँ, सिम्टम्स क्या है इसके? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट कोहिनूर चैनल। एक्चुअली नाक कान गले की जो अलामतें हैं, स्पेशल हमारे पास जो पेशेंट OPD में, वार्ड में, इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट कर लेते हैं कि कान में अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब कान बंद हो गए, कानों में खारिश वगैरह है, नहाते हुए पानी चला गया, किसी कान में साबुन चला गया, कान में शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो गया हुआ है। तो ऐसे पेशेंट को बाद पेशेंट प्रेजेंट कर लेते हैं, कानों में टक टक की आवाज़ आती है, कानों में शोर की आवाज़ आ जाती है, या कान का खुदा न खासा कोई पर्दा फट गया हुआ, कान से खून पीप रेशा वगैरह आता रहता है। इस तरह नाक से अक्सर बच्चे को कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब नक्सीर हो जाती है गर्मियों में अक्सर, या नाक से नक्सिया वगैरह आने लगी है, या नाक में गुदूद बढ़ गए हैं, नाक की हड्डी वगैरह टेढ़ी है। इस तरह बाद गिलड़ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि साइज उसकी बढ़ गई है, आवाज़ उसका बैठ गया हुआ है, लोगों के दिल की धड़कन तेज़, घबराहट, पसीने, इस तरह, या कोई कांटा फंस गया, कोई हड्डी वगैरह फंस गई, लोग या कोई अक्सर फिश खाते हैं सर्दियों में तो कांटा फंसा लेते हैं, या बच्चे होते हैं स्कूल में अक्सर कंप्लेन आती है कि डॉक्टर साहब बच्चा जो है बड़ा अनअटेंटिव है, डल है, वो चौथी सीट पे था, वो तीसरी सीट पे आ गया, वो दूसरी पे, मगर जब भी उसको बोला जाता है तो ही डजन रिस्पॉन्स प्रॉपरली, ये तो बोलता ही नहीं ठीक तरीके से, बार बार इसको बोलना पड़ता है, बार बार इसको, ये बच्चों की सुनने की समात भी कमजोर होती है, हाँ, अनअटेंटिव है। तो इस तरह के पेशेंट भी ना साथ में प्रेजेंट कर लेते हैं। तो टॉन्सिल के पेशेंट्स होते हैं, वो भी साथ में बहुत ज़्यादा बच्चों में टॉन्सिल्स का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये ज़रूर बताएं इस हवाले से हमें, टॉन्सिल्स के हवाले से, कि आपने ये बड़ी बेहतरीन जो है वो चीज़ और बात की है कि ये टॉन्सिल्स बच्चों में क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? ये बचपन से होता है या फिर बच्चे जो है वो कोई ऐसी चीज़ खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से टॉन्सिल्स हो जाते हैं? जी, बेसिकली टॉन्सिल्स जो हैं, दीज आर द लिम्फाइड टिश्यू, ये हमारी बॉडी के लिए ऐसे ही है जैसे हमारे इम्यून सिस्टम के तौर पे है, जैसे हमारी बॉडी में फ़ौज है, जैसे हमारे लिए बॉडी में आर्मी के तौर पे, इसमें बेसिकली लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। लिम्फाइड टिश्यू जो भी हमारे खाने में पीने में वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये बेसिकली उनको इंगल्फ कर लेते हैं, और इंगल्फ करने के बाद बेसिकली इम्यून सिस्टम के तौर पे जितनी भी अनहाइजीनिक चीज़ें होती हैं वो इनको इंगल्फ कर लेते हैं और डिफेंस सिस्टम के तौर पे पार्ट प्ले कर लेते हैं। मगर जैसे ही डिफेंस सिस्टम का और साथ में बैक्टीरिया का बार बार इन्फेक्शन चलता रहता है, बार बार इन्फेक्शन चलता रहता है, तो एक स्टेज आती है जिस स्टेज पे वो टॉन्सिल काम करना छोड़ देते हैं।
क्यों? एक तो बच्चों में वो इम्यून सिस्टम इतना बिल्डअप नहीं हुआ होता, और दूसरा बच्चे ये चीज़ें जैसे खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, तली चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है। जैसे शॉर्मा, जिंगर, बर्गर, स्पाइसी, फास्ट फूड, चिप्स, स्लांटी, लेज, ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। तो एक तो इम्यून सिस्टम उसका बड़ा यानी कि ड्रॉप कर लेता है। दूसरा चीज़ें ये इस्तेमाल करते रहते हैं। तीसरा हाइजीनिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, या बात को वायरल घर की बनी हुई चीज़ें तो बच्चे अब खाना पसंद ही नहीं करते ना। वो उनकी पहली डिमांड ये होती है कि हमें बाजार से खाना है, हमें बर्गर खाना है, हमें शॉर्मा खाना है। अगर घर में बना के उन्हें दे भी दिया जाए तो वो उनकी चॉइस नहीं है, वो टेस्ट उनको लगा नहीं है। बाजार का टेस्ट डिफरेंट है। आपको पता ही है कि आजकल जो है वो बच्चे जो है वो किस तरफ जो है वो ज़्यादा मूव करते हैं कि हमें कहाँ जंक फूड पे जाना है, किधर जाना है, कि हमें घर से बाहर निकलने का चांस मिले, हमें कोई प्लेस मिले। तो उसके लिए सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो हम पाकिस्तानियों के लिए खाना होती है कि हम बच्चों को किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ हम अच्छा खाना खा सकें। तो जाहिर है कि जब हम किसी अच्छी जगह भी खाना खा रहे होंगे तो वहाँ जिस ऑयल में वो खाना पक रहा है या बन रहा है उसकी क्वालिटी तो हमारे सामने नहीं है ना, हमें नहीं पता। कभी कभी ऐसा भी होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, ये वाला हिसाब भी आपने सुना होगा। बड़े रेस्टोरेंट्स हैं कि जहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो क्वालिटी नहीं मैनेज की जाती है, और ऑयल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है वो फिर आपको जो पता चल रहा होता है कि प्लेटों पे भी लगा हुआ है, और अगर आप उसको टिश्यू से जितना मर्जी बच्चे को साफ़ करके दे दें। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, मैं ये इस चीज़ को मैंने बड़ा फील किया है कि छोटे बच्चे जब किसी भी रेस्टोरेंट में आप उन्हें खाना खिलाने के लिए लेके जाते हैं तो माँ बाप ऐसे ही चीज़ उनके सामने जो है वो रख देते हैं, उनको टिश्यू से जो है वो प्रेस करके उस ऑयल को जो है वो उसके अंदर जस्ट नहीं करते, और वैसे ही उनको वो चिकन खाने के लिए दे दिया जाता है जिसमें लाखों मसाले लगे हुए हैं और ऑयल लगा हुआ है। ये भी तो टॉन्सिस की सबसे बड़ी जो है वजह है कि जिसकी वजह से बच्चों के गले ख़राब होते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। एक्चुअली जैसे नॉर्मल गरीब किस्म के गर्म मसाले हैं उनमें, हाँ, नॉर्मल फ्लोरा हमारे थ्रोट में होते हैं, मगर जैसे ही आप ठंडी चीज़ें ले लेते हैं तो उसकी वजह से आपके थ्रोट के अंदर जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर लेता है, बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। तली चीज़ें हैं उसकी वजह से भी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली आपकी जो नॉर्मल मिकोसा है उसके साथ अडेयर कर लेते हैं, वहाँ पे भी बैक्टीरिया ग्रो कर लेते हैं, उसकी वजह से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। तो खट्टी चीज़ों की वजह से भी बेसिकली वहाँ पे बैक्टीरिया एक्सेस अमाउंट में ग्रो कर लेते हैं, और अल्टीमेटली ये भी आपके लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इस वजह से हम कहते हैं कि ठंडी खट्टी तली चीज़ें ये इस्तेमाल ना हो। नेचर ने अल्लाह ताला ने जो माँ का दूध दिया हुआ है छोटे बच्चों में या जो बड़े होते हैं उनके लिए ये दूध जो है पूरी की पूरी डाइट है। हम इस वजह से बच्चों को जिसको भी ये गला ख़राब हो जाता है, नज़ला जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, हम सख्ती से कहते हैं कि अगर बच्चा ये प्रॉपर दूध लेता रहे, अंडा लेता रहे, प्रोटीन डाइट, ठीक है ना, दलिया लेता रहे, कस्टर्ड वगैरह चीज़ें इस्तेमाल करता रहे, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, सूप हो गया, इस तरह की चीज़ें, साथ में हाइजीन का ख्याल रखें, ब्रश सुबह के टाइम भी हो, रात को सोते वक्त भी हो, साथ में गार्गल्स वगैरह करें, और अपने जो नाखून हैं वो अच्छी तरीके से कटिंग हुए हों, नाक को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया करें। तो 80-90% चांसेस होते हैं कि ये चीज़ें प्रिवेंटिव मेजरमेंट और साथ में ऑर्गेनिक चीज़ें ये इस्तेमाल हों तो काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि छोटे बच्चे जो हैं जैसे आपने बताया कि उनकी सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और ये जाहिर है कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो घर में है तो वो बच्चों को साफ़ सुथरा रखे ताकि बच्चे साफ़ सुथरे हाथ से खाना खाएं। अक्सर बच्चे देखने में ये आया कि जल्दबाजी में बाहर से खेल के आते हैं और फ़ौरन से किसी खाने वाली चीज़ में जो है वो लग जाते हैं, हाथ वॉश नहीं करते, हैंड वॉश नहीं करते, जिसकी वजह से माँ भी अगर कहीं किचन में बिजी है या इधर उधर बिजी है तो लोगों का नहीं। अब उसके बाद जो बीमारियाँ जो बैक्टीरिया आपके गले में इकट्ठे हो गए हैं तो वो जाहिर है टॉन्सिस की सूरत में नजर आएंगे, वो गिल्लड़ बन जाएंगे या कुछ और जो है वो सेटअप जो है वो निकल आएगा। तो ये जो चीज़ें होती है अक्सर बच्चों को कनफेड़ भी निकल आते हैं। बिल्कुल, और ये जो कनफेड़े होते हैं ये इसको कहा जाता है कि ये कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका दम से इलाज हो जाता है। लोग अक्सर इसको जो है दम वालों के पास लेके जा रहे होते हैं, बच्चे का काम और बिगड़ जाता है, नहीं पता चलता। लेकिन इसकी तो बहुत एहतियात भी है, इसमें ठंडा बिल्कुल नहीं देना और चीज़ों की भी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इस हवाले से ज़रूर बताएं, ये हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अक्सर माओं की कंप्लेन होती है, डॉक्टर साहब ये बच्चे दांत निकाल रहे हैं, हाँ। और दांत निकालने की वजह से ना बुखार हो गया हुआ है, गला ख़राब हो गया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि दांत तो निकलते हैं मगर उसकी वजह से इचिंग होती रहती है, दांतों में खारिश होती है। तो बच्चा ज़मीन पे कोई भी मिट्टी वगैरह वो मुँह में ले लेता है। अच्छा, घर में कोई
पेंट लगी हुई हो वहाँ हाँ, पे कोई दीवारों कलर से वगैरह होता है उतार-उतार के वो मुंह में चूना ले खाते लेता है। बच्चे। आसपास की चीज़ें होती हैं वो ले लेता है, या अक्सर बच्चे मुंह में थंब सकिंग करते रहते हैं, उंगलियां मुंह में डालते रहते हैं। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि ये जो थंब सकिंग है या उंगली वगैरह मुंह में डाल देते हैं, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वो बच्चे जो मुसलसल थंब सकिंग करते रहते हैं या उंगलियां मुंह में डालते रहते हैं या बाहर की चीज़ें मुंह में, अक्सर उनको मैदा ख़राब हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, दिल मतली हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। लॉन्ग टर्म में ये नुकसान होता है कि बच्चों को मुसलसल गले ख़राब रहते हैं, वो साइज़ बढ़ती रहती है, आए दिन बुखार हो जाता है, नाक के पीछे जो गुदूद है, इवन जिसे हम एडिनोइड कहते हैं, एडिनोइड बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। इसकी वजह से इनका कनेक्शन कान के साथ होता है, तो कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है जिसे हम यूस्ट्रेशन ट्यूब कहते हैं वो भी ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पर्दे के पीछे रेशा जम जाता है, पीप जम जाती है, और उसकी वजह से बच्चों को समात का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट को फिर 5-6 साल के बाद मुसलसल मेडिकेशन देने के बाद, मुसलसल दवाई लेने के बाद नाक के पीछे जो गुदूद है एडिनोइड, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, टॉन्सिल की सर्जरी करनी पड़ती है। कान के पर्दे के पीछे जो पीप जम गई है, रेशा जमा हुआ है, उसको चीरा देखिए वो ट्यूब डालना पड़ता है, वेंटिलेशन हो, साथ में ड्रेनेज हो, यानी कि 3-3 सर्जरियाँ करनी पड़ती है। अगर यही बच्चे टाइम से ख़ास ख्याल रखें कि बच्चे सकिंग ना करें, मुंह में उंगली ना डालें, या साथ में कोई चीज़ मुंह में इंसर्ट ना करें, या इवन बॉटल फीडिंग करते रहते हैं बच्चे, तो हम सख्ती से कहते हैं कि कानों का इन्फेक्शन हो जाता है, नाक का, गले का, तो बच्चे, माँ जितनी बच्चे को दूध देती हैं तो थोड़ा सा ना ऊपर करके दें, हाँ, उसका एक पूरा होता है सेटअप कि उसका जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है, अल्लाह ताला ने बच्चों को ना ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा होता है, बिल्कुल इंक्लाइन होता है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी माओं के पास, आजकल की जो नई माएँ बन रही हैं उनके पास तो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो उसमें अवेयरनेस हमें बतानी है, लोगों तक पहुँचानी है। लोग क्या करते हैं, इसमें झिझकते हैं, अपने घर वाले भी जो है बताने से अजीब सी डिफरेंट सी महसूस कर रहे होते हैं। अब हम ये बताएं इनको, अब ये बताएं वो बताएं, जो एक नेचर है, जो एक प्रोसेस है, वो तो जाहिर ही बात है, आपको भी पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है। तो अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे तो वो फिर हम किस तरह आपको जो है वो समझा पाएंगे। और आजकल की जो माएँ, वो इसी वजह से बच्चों को क्या होता है कि दूध देते हुए बच्चों के गले में अटक जाता है, बच्चों को खांसी लग जाती है, एकदम बच्चा छोटा मासूम बच्चा जो अभी जो है वो बिल्कुल 40 डेज़ का है, 30 डेज़ का है, उसका जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसको फिर जो है वो वॉमिट आना शुरू हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, नाक से भी और जो है उसके मुँह से भी दूध जो है वो निकल रहा होता है। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका पता होना आजकल की माओं को ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आजकल की जो ये अवेयरनेस है, इसमें जब आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनमें कितनी उम्र के बच्चे ज़्यादा हैं जिनको टॉन्सिस का प्रॉब्लम है, और जिनको जो है वो कोई कान के या नाक के मसाइल हैं, उनकी उम्र क्या है? बेसिकली जो कानों के जो मसाइल हैं वो तो पहले साल से लेके 6 साल तक मोस्टली ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जो एडिनोइड हैं वो भी 12-13 साल तक बढ़ता रहता है, फिर उसके बाद वो खुद ही गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है। अगर बिलफर्ज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता रहता है तो वो फिर एडिनोइड गायब होने के बजाय मुसलसल साइज़ में बढ़ा रहता है, जो बाद में सर्जरी तक भी बाद मामला चला जाता है। इसी तरह बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं, क्योंकि स्कूल से अनहाइजीनिक चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, इम्यून सिस्टम उसका इतना डेवलप नहीं होता। आए दिन वो गले ख़राब रहते हैं, आए दिन वो प्रॉपर ब्रशिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर नाखून कटे ना होने की वजह से, और ये स्लेंटियां और ये जो बोतलें निकल आई हैं, इन्होंने बड़ा काम खराब कर दिया बच्चों का। बेसिकली आप देखें ना, इसमें जितनी भी आप दूध है वो भी आपका डब्बे में पड़ा हुआ है, अच्छा आपके जूसेस हैं वो भी आपके डब्बे में पड़े हुए हैं, अच्छा जितनी भी चिप्स, सलांटी, लेज हैं वो सारी की सारी आपके पैकेट में, उसमें बेसिकली आप देखें कि प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें केमिकल्स डले हुए हैं, उसमें कलर्स वगैरह डले हुए हैं, वो चीज़ें जैसे ही चली जाती हैं तो वो आपको फ़ौरन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नज़र नहीं ना आती। मसला ये है कि वो नज़र नहीं आ रही, इस वजह से बच्चे को नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूँ। और वालिदैन जो समझदार हैं उनको तो पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चे को जो है वो क्या देना है। बहुत हद तक अगर बच्चे को आपने लगाना भी है तो कोई बिस्किट पे जो है वो लगा दें कि कोई उसको अच्छा जो है वो क्वालिटी का बिस्किट जो है वो दे दें, साथ फ्रूट पे और दूध पे बच्चों को रखें, ज़्यादातर छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अक्सर औकात जो है वो ये प्रॉब्लम्स लेके लोग आ रहे होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही होती है। अच्छा, कान के मसाइल के हवाले से अगर हम बात कर लें तो कान का जब ज़्यादा मसला बड़े बच्चों में अगर आप बात कर लें कि थोड़े से 10-15 साल के और फिर उससे आगे के लोगों में कान के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं कि अक्सर औकात जो है वो कान में मैल फंस जाता है
और वो मैल साफ़ ना होने की वजह से वो अंदर पीप बन जाती है या वो अंदर दाने छोटे छोटे बन जाते हैं, इस तरह की भी, और फिर वो उसको साफ़ करने के लिए फिर ज़ख्मी करते हैं और फिर वो वहाँ ज़ख्म बन जाते हैं। तो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मना करते हैं डॉक्टर्स कि आप कानों में जो है वो इस तरह तीलियाँ मत मारें, और इस तरह से जो है वो आपका एयर पिन होती है साफ़ करने के लिए, वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी अच्छे तरीके से जो है वो करते हैं। तो इसका सही तरीक़ेकार क्या है, कान को साफ़ करने का तरीका क्या है? एक्चुअली कान में ना जो वैक्स है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। हाँ। वो थोड़ी थोड़ी वैक्स कान में पड़ी होती है, इट वर्क एज ए एंटीसेप्टिक ऑयल के तौर पे पार्ट पे लेकर लेती है। ये जितनी भी ठंडी गर्म हवा होती है वो आपको कान के पर्दे को डैमेज नहीं होने देती है वैक्स की वजह से। अच्छा, कोई खुदा ना खासा कीड़ा हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कोई भी फॉरेन बॉडी हो, वो कान के पर्दे को डैमेज नहीं कर सकती आपकी वैक्स की वजह से। अच्छा, कंटेमिनेटेड वाटर है वो आपको कान के पर्दे को डैमेज नहीं करता वैक्स की वजह से। तो वैक्स जो है आपकी बॉडी के लिए ऐसे ही जैसे इम्यून सिस्टम के तौर पे पार्ट पे लेकर लेती है, बॉडी में आदमी के तौर पे पार्ट पे लेकर लेती है। मगर वैक्स के अंदर जब पानी चला जाता है वो वैक्स फूल जाती है, ब्लॉक कर लेती है, कानों में पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द होने लगता है। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि आप ENT कंसल्टेंट को दिखा दें और ये वैक्स निकाल दें। जहाँ तक खारिश का ताल्लुक है, कानों में इचिंग हो जाती है, खारिश हो जाती है, जिसकी वजह से ना लोग कान में कॉटन बड वगैरह मारते हैं, तीली शिली मारते हैं, हेयर पिन डाल देते हैं। हेयर पिन का कॉन्सेप्ट बहुत है यहाँ पे। एग्जैक्टली, कोई लोग खवातीन से खास तौर पे हेयर पिन मांगते हैं कि आपके पास हेयर पिन है, हम पूछेंगे भाई ये पता नहीं क्यों हेयर पिन मांग रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है, पर कान साफ करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना ये जो कान की किनाल है तकरीबन ये 3.5 सेंटीमीटर है। हाँ। अच्छा, इचिंग करते हैं, बड़ा हमें मज़ा आता है, हम खारिश करते रहते हैं। अच्छा, मज़ीद हाँ। कान की किनाल को हम मज़ीद इचिंग करते रहते हैं, उसको मज़ीद छेड़ते रहते हैं। सामने कान का पर्दा पड़ा हुआ होता है, अल्टीमेटली कान के पर्दे को ना वो डैमेज कर लेते हैं, कान के पर्दे भी फट जाते हैं। ठीक है ना। तो इसे हम सख्ती से मना करते हैं कि कान सोया हुआ शेर है उसको ना जगाएं। अगर खुदा न खासा ये जाग गया तो इसने काफ़ी कुछ डैमेज कर देना है, कान की किनाल को, कान की पर्दे को, कान की चीज़ों को। बिल्कुल खारिश हो भी तो आप आगे से खारिश कर लें, पीछे से खारिश करें, मगर कान की तरफ अंदर कॉटन बर्ड, तीली, उंगलियां, कान को बेसिकली पकड़ के खारिश की जाती है। इसको जो है वो अंदर नहीं, आप जो है वो इसमें तीलियों को या जो है वो अपने हेयर पिन्स को जो है वो ऐड करें, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाहर कोई चीज़ पड़ी हुई है कान की किनाल के बाहर, वो आप टॉवल के कॉर्नर से थोड़ी सी बाहर की टिश्यू का कॉर्नर ले लें, मगर अंदर की तरफ आपने नहीं करना। इवन कहते हैं कान का अगर पर्दा फट जाता है वो खून आने लगता है, तो उसमें भी हम सख्ती से मना करते हैं कि आप कान में ड्रॉप्स ना डालें, कानों में पानी शानी ना जाए। कानों में किसी बिलफर्ज अगर किसी का कान का पर्दा फट जाए तो आप कहेंगे कि कोई ड्रॉप नहीं डालना, कोई दवाई नहीं डालनी। एग्जैक्टली, असल में जब भी कान का पर्दा फट जाता है मोस्टली थप्पड़ लगने की वजह से, स्लिप की वजह से, स्कूल में, कॉलेजेस में, या दो दोस्त आपस में लड़ पड़ते हैं, उसकी वजह से कान के पर्दे फट जाते हैं। या खारिश होती है, थोड़ी थोड़ी खारिश हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर मुसलसल खारिश हो तो बंदा कान में कॉटन बड इंसर्ट करते करते सामने पर्दा फटा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी टच होने से भी चांसेस होते हैं फटने के। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि 90 to 99% चांसेस होते हैं कान का पर्दा बिल्कुल हील हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप डालेंगे, अगर आप पानी दिया, अगर आपने ऑयल डाल दिया या कोई भी किया आपने, और लोग जल्दी जल्दी में ऐसा अमल करते हैं कि शायद कान का जो है वो ये खून रुक जाए, पर्दा फट गया तो अंदर कोई हम ड्रॉप फटाफट कान के डाल दें। अच्छा, ये बहुत खतरनाक काम है। उसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली कान की ना नॉर्मल जो इपिथेलाइजेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। बिलफर्ज अगर किसी के कान का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका अंदर का पर्दा जो है वो कान का डैमेज हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त में आपने कान में कोई दवाई नहीं डालनी, कोई पानी नहीं डालना, कोई ऑयल नहीं डालना, किसी किस्म की कोई चीज़ इंसर्ट नहीं करनी। एग्जैक्टली, उसमें 90 to 99% चांसेस जो कान का पर्दा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पानी परहेज़ करने के लिए हम कहते हैं कॉटन लेके उसके ऊपर वाइट पेट्रोलियम जेली है या आप वेजलिन है या ऑयल है वो लगा के निचोड़ के कान के ऊपर रख दें, जैसे शावर लेते वक्त पानी ना जाए अंदर। तो नॉर्मली जो इपिथेलाइजेशन होती है कान के पर्दे की, उसकी वजह से 99% कान का पर्दा बिल्कुल सेट हो जाता है। अगर बिलफर्ज कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी वगैरह है, उसकी हम मेडिकेट दे देते हैं। कोई एंटीबायोटिक हो गई, कोई एंटीहिस्टामिन हो गई, कोई एंटीबायोटिक हो गई, वो हम दे देते हैं। मगर ये चीज़ें ना डालें, इससे 99% चांसेस होते हैं कान का पर्दा जो है वो ठीक हो जाता है। सही है, मतलब आप उसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से उस टाइम रुजू करना है, आपने खुद से डॉक्टर नहीं बन जाना। क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात हर घर में एक ना एक जो है वो ऐसा डॉक्टर मौजूद है जिसने पढ़ा कुछ नहीं है, बस उसने देख देख के सीखा हुआ है। यूट्यूब खोल के पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे डॉक्टर मत बने, जो कंसल्टेंट हैं, जो वाकई डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाएँ ताकि वो आपको बेहतरीन मशवरा जो है वो दे सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के गले ख़राब रहने का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है,
और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। गला बैठ जाता है, बच्चों की आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ नहीं निकल रही होती। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है? एक्जैक्टली मोस्टली जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, बच्चों में बड़ों में देखा गया है कि एक तो जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हाँ, इन्फेक्शन बड़ों की भी आवाज़ बैठ जाती है, गला बैठ जाता है। हम भी Exactly. बहुत ज़्यादा बोलें या कोई Exactly. ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर दें तो वो उससे, या ऑयल के, और अक्सर औकात डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम जो यहाँ मैं ज़रूर डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि हम अपने घरों में जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खाने के बाद लोग ठंडा पानी पी लेते हैं ऊपर से, जो सबसे ख़तरनाक है, जिसने गले का जो है वो आपका सारा सेटअप बिगाड़ देना है। ये वो हालात हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये कितना ख़तरनाक है। एक्जैक्टली जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे एंकर्स वगैरह हैं या इवन सिंगर्स हैं, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है गले वो का। भी मुसलसल जब ज़्यादा बोलते हैं और मुसलसल वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ जाता है जी। तो वहाँ पे वोकल कॉर्ड के एंटी 1/3 पोस्टर 2/3 पे वहाँ पे सोजन आना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली वहाँ पे नोड्यूल बन जाता है जिसे हम सिंगर्स नोड्यूल कहते हैं। ऐसे फिर जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे मदारस में हिफ्ज़ वगैरह करते हैं या टीचर हज़रात या कारी हज़रात या उलमाए कराम हैं, वो मुसलसल बोलते रहते हैं, या वो लोग जो हाकर्स होते हैं जो गली में, मोहल्लों में, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बोलते रहते हैं, उसमें चांसेस होते हैं वोकल कॉर्ड नोड्यूल बनने के। वहाँ पे जो है ना मुसलसल दाना बना हुआ होता है तो आवाज़ उनकी मुसलसल बैठी होती है, एक चीज़। दूसरा वो भी जो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो उसकी वजह से भी, या एलर्जी वगैरह, उसकी वजह से भी नाक से केरा गिरता रहता है गले की तरफ, तो वोकल कॉर्ड के ऊपर मुसलसल केरा गिरने की वजह से भी वोकल कॉर्ड के ऊपर सोजन हो जाती है, आवाज़ बढ़ जाता है, या तो भारी हो जाती है या बंद हो जाती है। वो भी होते हैं जिनको ना मैदे की तेज़ाबियत हो, अच्छा, ओवरवेट हो गए, सांस फूलना प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती तो मैदे की जो एसिडिटी तेज़ाबियत वो भी जाके ना गले को लग जाती है। हाँ, इसकी वजह से भी आवाज़ बैठ जाता है। कुछ वो भी होते हैं जो फीमेल आपने देखी होगी, आंखों के दरमियान सूजन हो जाती है, मुंह फूला हुआ होता है, आंखें सूजी और होती हैं, साथ में जो है ना पाँव में सूजन हो जाती है, आवाज़ उनका बैठा होता है, उनमें थायरोक्सिन की कमी होती है जिसे हम मैक्स एडिमा कहते हैं। बात वो भी पेशेंट होते हैं जिनका हम एंडोस्कोपी से देख लेते हैं और पता चल जाता है कि वहाँ पे तो खुदा न खासा ट्यूमर है, या खुदा न खासा गले का कोई फालिज हुआ हुआ है, कोई थायराइड की सर्जरी वगैरह हुई हो, या वहाँ पे कोई रसोली वगैरह नमा हुई हो, तो ऐसे पेशेंट को हम एग्जामिनेशन करते हैं एंडोस्कोप से। एंडोस्कोप से एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं कि अगर वोकल कॉर्ड पोलिप है, नोड्यूल है, सिस्ट है, तो उसको फिर हम माइक्रोलेंजियल एक्सिशन से उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा। या जो पेशेंट्स एंकर्स वगैरह होते हैं या टीचर हज़रात, उसको हम कहते हैं कि चुप का रोज़ा रखें, 2 से 3 हफ्ते के लिए बिल्कुल खामोशी करें। जैसे वोकल कॉर्ड जो काम करते करते मशीन थक गई है, उसको थोड़ा सा ना रेस्ट पहुंचना चाहिए, वो इजी हो, कंफर्टेबिलिटी हो, उससे 80-90% चांसेस होते हैं चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जो जिनको मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है उनको हम सख्ती से कहते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग वॉक हो, आपकी एक्सरसाइज हो, आपकी योगा हो, साथ में जो मैदे वाली चीज़ें हैं जो मैदे की वजह से अल्सर बन जाता है, गैस बन जाती है, उन चीज़ों को अवॉइड करें। आपकी सैलेड हो, फल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ये ज़्यादा इस्तेमाल हो। जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली अवॉइड करें, इन चीज़ों से साथ में अवॉइड किया जाए। वेट रिडक्शन वो किया जाए, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो साथ में उसको मैनेज किया जाए। इस तरह थायरोक्सिन की कमी है जिसकी वजह से यहाँ अगर कोई पतला बंदा किसी को नजर आ जाए तो उसको जो है वो बेचारे को ताने दे दे कि मार देंगे, तुम तो इतने पतले हो, तुम तो कुछ खाते नहीं हो, तुम तो कुछ पीते नहीं हो, तुम्हें क्या खाने को नहीं मिलता। ये देखिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कितने डिफरेंट और कितने, मैं कहती हूँ, फरसूदा हो चुके हैं कि जो बंदा जो है वो बिल्कुल स्मार्ट है, कम खाता है और ये सब चीज़ें नहीं, जो अवॉइड करता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है, भाई वो चल रहा है, फिर रहा है, एक्टिव है, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, वो पतला या मोटा है। कोई मोटा शख्स आ जाएगा उसको भी नहीं जीने देंगे, दुनिया है किसी हाल में जीने नहीं देती। तो यहाँ पर हम अपना ख्याल रखने की बजाय दूसरे को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। आप अगर किसी को कह देना कि ऐसे नहीं ऐसे करें तो वो आपको 10 बातें बता देगा और समझा देगा कि नहीं मैं ठीक हूँ। और आपके पास भी ऐसे बहुत से पेशेंट आते होंगे जो कहते होंगे डॉक्टर साहब आपको क्या पता, हमें ज़्यादा पता है, हम आपको बताते हैं क्या मसला है। नहीं, अगर आप समझा भी रहे होंगे ना कि नहीं ये हुआ होगा तब ये हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हुआ था, हुआ कुछ और था, आप गलत कह रहे हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर दी हैं। आपको तो डेली का काम है लोगों से मिलने का, आप ज़्यादा बेहतर मुझे बता सकते हैं कि ये कितना सर्वाइव कर चुकी है इस टाइम। क्या कहेंगे आप इस जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि असल में आपका जो एटीट्यूड हो हमेशा आपका लर्निंग एटीट्यूड हो। जब भी आपका लर्निंग एटीट्यूड होता है तो आप सीख लेते हैं।
जब भी आप डॉक्टर साहब आप तो इतने मतलब पोलाइट हैं, इतना सॉफ्ट और आहिस्ता बोलते हैं, आप लोगों को जब समझाते होंगे समझ आ जाती है उनको? जी 99% चीज़ें समझ आ जाती है, क्योंकि पेशेंट वैसे ही थोड़े से ना स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से एंजाइटी में होते हैं, कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके आ जाते हैं, कोई बेचारे ऑफिस से, कोई होम से, जैसे वो मुसलसल टीवी पे बैठ के वो बेचारे खुद ही एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, सही बात है, स्ट्रेस में होते हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंट को अगर हम 5-10 मिनट सुन लेते हैं, 15 मिनट सुन लेते हैं, ये चीज़ देखा गया कि 90% ना उसकी एंजाइटी सेटल हो जाती है, उसका स्ट्रेस सेटल हो जाता है। असल में उनके पास कोई सुनने वाला नहीं होता ना, एंजाइटी पेशेंट बनते क्यों हैं कि आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे आप अपनी तकलीफ सुना सकें, इसीलिए एंजाइटी जो है वो माशरे में यंगस्टर्स में बढ़ रही है। जब भी पेशेंट के साथ जो पेशेंट आता है ना, तो उसको बार बार इंटरप्ट करता है कि तुसी अपनी गल ना मुख्तसर करो, चलो डॉक्टर साहब नो तुसी गल, वो कहता है आप घर पे भी नहीं मुझे बोलने देती, आप साथ में यहाँ पे भी मुझे आप मना कर देती हैं। तो ये कंडीशन होती है कि साथ वाला बंदा वो बेचारा उसको, तो इस कंडीशन को देख के ना फिर हम भी थोड़े ठंडे हो जाते हैं कि हम भी थोड़ा सा काम होकर उसकी एटलीस्ट बातें सुन लेते हैं, जिससे ना चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हम भी उस तरह हाइपर हो जाएंगे, हम भी उस तरह उसको रिएक्ट कर लेंगे, सही बात है, तो उसकी कौन सुनेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब पर डे में, वन डे में आप कितने पेशेंट डील कर लेते हैं? एक्चुअली जना हॉस्पिटल में एवरेज, जना हॉस्पिटल में तो बहुत रश लगा होता है, तकरीबन 300 से 350 400 के पास डेली के ब्याह पे हमारे यहाँ ओपीडी है। और डेली के इसमें बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं और 40+ लोग कितने हैं? इसमें यह है कि तकरीबन 20 to 30% जो है वो बच्चों की है, बकिया 60 to 70% अबो 20 अबो 30 के पास है। अच्छा, एग्जैक्टली, इस तरह के तकरीबन ना सही। और ज़्यादातर मसाइल क्या हैं, गले के हैं, नाक के हैं या कान के हैं? जैसे बीच में आपने देखा कोविड का था, तो हर पेशेंट को ये था कि जिसको भी नज़ला जुकाम खांसी है कि डॉक्टर साहब मुझे कोविड तो नहीं हुआ है, जिसका भी गला ख़राब है डॉक्टर साहब मुझे कोविड तो नहीं हुआ है, जिसको भी थोड़ा सा एंजाइटी की वजह से सांस फूल गया हुआ है कि डॉक्टर साहब मुझे कोविड का तो नहीं हुआ। तो ऐसे पेशेंट में ना नो डाउट हर दूसरा तीसरा पेशेंट नज़ला जुकाम खांसी के साथ था, मगर ये था कि हम स्पेशली पेशेंट को ये कहते थे कि हर नज़ला जुकाम खांसी कोविड नहीं होता। देखिए नज़ला जुकाम ऐसे ही जैसे वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, आपको नाक बंद हो गया, आपको छींकी आती है, आपको केरा गिरता है, आपको हेडेक फील हो जाता है, ये वायरल इन्फेक्शन में 103-104 बुखार हो ही जाता है, ये 5 से 7 दिन में तो मैक्सिमम 2 हफ्ते में सेटल हो जाता है, जिसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं आप एंटीबायोटिक लें, एंटीहिस्टामिन लें, पैनाडोल वगैरह लें, गार्गिल से 90% सेट हो जाते हैं। मगर जो कोविड वाले पेशेंट हैं उसमें इन एडिशन ये चीज़ें देखी गई है, ऐसे पेशेंट्स को कुछ पेशेंट प्रेजेंट कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब वो खुशबू बदबू महसूस मेरी ख़त्म हो गई है, नाक से तो मुझे खुशबू बदबू महसूस नहीं होती। बाद पेशेंट को होता है डॉक्टर साहब वो जायका ही ख़त्म हो गया हुआ है, बुखार 103-104 वो मुसलसल बुखार है, बुखार सेटल नहीं हुआ, मगर जोड़ों में हड्डियों में ना शदीद किस्म का दर्द है, जो मेडिसिन लेने के बावजूद भी दर्द ख़त्म नहीं होगा। कुछ पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट कर लेते हैं जैसे वो सांस फूल गया हुआ है, सांस उखड़ने लगा हुआ है, डिस्निया जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, ऐसे पेशेंट को हम सस्पेक्ट करते हैं कि दीज पेशेंट्स आर सस्पेक्टेड फॉर द कोविड। इनमें फिर हम नेजोफेरेंजियल स्वैब करते हैं, नेजोफेरेंजियल स्वैब फॉर PCR वो हम करवा लेते हैं, और साथ में इन्फ्लेमेटरी मार्कर की टेस्ट हम करवा लेते हैं, फिर उसको इन्फ्लेमेटरी मार्कर कोविड की PCR उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ना फिर हम मैनेज करते हैं। दीज आर पेशेंट जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं, एवरी पेशेंट इज नॉट सस्पेक्टेड फॉर कोविड। अभी भी कोविड के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं कुछ ऐसे कि जिसके बाद आपको फ़ौरन से जो है वो आप डायग्नोसिस लिखें कि ये कोविड है, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो अगर ख़तरनाक हद तक तो आपने बता दिए हैं, लेकिन अगर लाइट टर्म में भी हों, जैसे कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सर औक़ात सिर्फ गला ख़राब है, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो भी कोविड है। फिर कुछ डॉक्टर्स जो है वो ये भी जो है प्रिटेंड करते हैं कि हो सकता है कि नाक से, जैसे आपने बताया कि स्मेल आना जो है वो बंद हो गई है, कोई खुशबू नहीं जो है वो आ रही है, गला भी ठीक है, बुखार भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो भी कोविड है। तो डॉक्टर साहब ये कोविड है क्या? ये वायरस ने किस तरह इफेक्ट किया है एक इंसान की ज़िंदगी पे? आप तो माशाल्लाह नाक कान और गला एक्सपर्ट हैं, आप इस चीज़ को जितना बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं, शायद कोई और इसका जवाब नहीं दे सकता, तो आप क्या कहते हैं इस पर? एक्चुअली एक कोविड वाले पेशेंट है जो एसिम्प्टोमेटिक है, मसलन उसने PCR करवा ली, उसमें पॉजिटिव है, तो ऐसे पेशेंट को हम सख्ती से कहते हैं कि आप जस्ट 2 हफ्ते के लिए ना क्वारंटीन हो जाएं। उसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन, आपने नॉर्मल डाइट, आपने नॉर्मल चीज़ें करते रहें,
आप अपने लिए एक घर पे कॉर्नर वाला ना कमरा ले लें, वहाँ पे आपके लिए अटैच बाथ हो, एक बंदा हो जो आपको ना खाना, आपके लिए मेडिकेशन, ठीक है, आपको टाइम पे दे दे, चीज़ें चलती रहें। आपने प्रिवेंटिव मेजरमेंट सारी की सारी वही करनी है कि आपके हैंड सेंसिटिव हो, जो आपने हैंड वॉश वगैरह करनी है, नोज़ वॉश आपने करता रहना है, गार्गल्स आपने करते रहना है। आपने कंसल्टेंट ट्रीटिंग जो डॉक्टर है उससे आपने कंसल्ट करके उस लिहाज से आपने मेडिकेशन, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, गार्गिल्स, एंटीसप्रेशन जो भी है वो आपको साथ में देता रहेगा। मगर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। क्यों? इसमें इम्यून सिस्टम का बड़ा रोल होता है कि खुदा न खासा अगर आपने कोविड का जहन में रखते हुए आप मुसलसल स्ट्रेस में, मुसलसल डिप्रेशन में, सही बात है, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा। एग्जैक्टली, उसमें आपकी फिर नींद पूरी नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आपने अगर 7 से 8 घंटे की आपकी रात की नींद पूरी हो, अर्ली मॉर्निंग आपकी वॉक हो, आपकी एक्सरसाइज हो, टाइम पे आपका नाश्ता हो, टाइम पे आपकी लंच हो, टाइम पे आपकी डिनर हो, ठीक है ना। टाइम टू टाइम तो लोग चलते नहीं ना। असल में हमारे यहाँ जो बीमारियों ने जन्म ले लिया वो इसी वजह से हैं। वो नाक कान गले की हो, वो मेंटल डिजीज़ हो, वो फिजिकली कोई और प्रॉब्लम्स हो, वो मैदे की बीमारियाँ बहुत आम हैं यहाँ पे। एक तो हम बाज़ार का खाना, दूसरे वॉक ना करना, तीसरे जल्दी ना सोना, सुबह हो जाती है 3-3 4-4 बज जाते हैं, लोग मोबाइल फ़ोन के साथ जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब आंखों पे भी असर पड़ रहा है, और वो जो आपने एयरफोन जो है वो अपने कानों में लगाया हुआ है, उससे भी ये ज़रा ज़रूर बताएं कि हमारे यंगस्टर्स को बड़ा शौक़ है 24 घंटे जो है वो कानों में टूटियाँ लगी हुई होती हैं, मैं उसको टूटी कहती हूँ, कि जो है वो ये लगी होती हैं और किसी की बात नहीं सुन रहे होते। अगला बंदा जब आपको बुला रहा है कि यार ये काम कर दो या ये काम है, अक्सर औक़ात हम ऑफिस में भी ये चीज़ देखते हैं कि वो जनाब आपको बुलाया जा रहा होगा और पता बाद में लगेगा कि जी ये तो अपनी जो है वो हैंड फ्री के साथ बिजी हैं, कोई म्यूज़िक सुना जा रहा है। और मुसलसल म्यूज़िक सुनने वालों के भी दिमाग पे इसका क्या असर होता है या कानों पे, वो भी ज़रा बता दें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक तो जो फंगल इन्फेक्शन कानों में हो जाते हैं, ये जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ना, कि नाक और साइनस की एलर्जी वगैरह हो, या कान में कॉटन बड वगैरह मारने की वजह से, या कंटेमिनेटेड वाटर चला जाए स्विमिंग के दौरान, शावर के दौरान, इसकी वजह से, या आप फिंगर नेल ट्रामा करते रहते हैं, सारे फंगस, इवन जो हेडफोन हम यूज़ करते रहते हैं उसकी वजह से भी ना कानों में फंगस के चांसेस हो जाते हैं, एक चीज़। दूसरा ये कि जब भी ना हम कोई मूवी देख लेते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहते हैं, उसमें हम फुल साउंड करके ना आवाज़ लगा के हम घंटा 2-2 3-3 घंटे एक्चुअली हम सख्ती से मना करते हैं। अगर ये मुसलसल 90-100 डेसिबल से अबव साउंड होगा, ये आपके कान के जो इनर ईयर है उसकी नर्व एंडिंग को डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक मुसलसल साउंड। मोबाइल फ़ोन में भी तो ऑप्शन होती है कि आप इससे ज़्यादा अगर वॉल्यूम करेंगे तो ये रेड सिग्नल दे देता है वो मोबाइल आपको, एग्जैक्टली, कि ये एक्स्ट्रा हो गया वॉल्यूम। कई बच्चे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के आते हैं कि सर वो बच्ची सुनती नहीं है, बच्ची तो बिल्कुल अटेंटिव ही नहीं है जी, हम बोलते हैं तो जी, मगर बाद में पेशेंट कहते हैं सर ये रात को 3 बजे तक हेडफोन यूज़ करती रहती हैं, ये रात को 4-4 बजे तक कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली 100 डेसिबल एंड अबव, दैट इज़ द एबनॉर्मल साउंड फॉर द इनर ईयर, वो जाके नर्व एंडिंग को डैमेज कर लेते हैं, जिस वजह से इवन परमानेंट सेंसोरी हियरिंग लॉस हो जाती है। ऐसे पेशेंट को बाद में इवन आला लगाने पड़ते हैं आपकी वो लाउड साउंड्स की वजह से ना। तो सख्ती से मना करते हैं कि आपने साउंड लेना भी है तो माइल्ड टू मॉडरेट साउंड में रखें, और आपका यानी कि मोबाइल इस्तेमाल हो, एक कान इस्तेमाल करें, एग्जैक्टली, और थोड़ा सा ना इस तरह करके आपने ये खतरनाक है, एग्जैक्टली इस तरह करके थोड़ा सा ना दूर की तरफ हो और थोड़े से डिस्टेंस की तरफ हो, बजाय कि कान के टक्कर के लगाए वो डायरेक्टली आपको ना फुल साउंड से चीज़ें वहाँ पे जा रही है। जो लोग कान से फ़ोन लगाए रखते हैं उनका क्या सेटअप है, ये क्या मसाइल है उनके? हाँ। ये जो हर वक्त कान को फ़ोन चल रहे होते हैं, मिनट बाद अभी फ़ोन नीचे रखा, फिर फ़ोन आ गया, फिर फ़ोन आ गया, और ये कितना एयरिंग को जो है वो डैमेज करता है। ये सुनने की जो समात है, अक्सर लोगों जो है वो ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं, उनको जब तक आप 2-2 3-3 दफ़ा रिपीट ना करें उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि दिमाग जो है वो लोगों की बातों के अंदर जो है इन्वॉल्व हुआ होता है। मेंटल डिजीज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं, साथ कान के मसाइल भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये इनके बारे में तो ज़रा बताएँ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वो कान का जो अंदर वाला सिस्टम है वहाँ पर उसका इफेक्ट आ जाता है, जहाँ पे कान और दिमाग के दरमियान जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे कमी आना स्टार्ट हो जाती है, और साथ में जो इनर ईयर है उसको साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स रेजेस जो हैं मोबाइल फ़ोन की इफेक्ट करती हैं कान पे।
बिल्कुल करती हैं। 100% चीज़ें ना कान के अंदर वाले हिस्से को ना असरअंदाज करती हैं। तो पेशेंट एक यूज्ड हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स पे। अब उसको माइल्ड टू मॉडरेट साउंड दिया जाता है, उसमें तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। वो कहता है मुझे तो आवाज़ आती नहीं है। ज़्यादा फोन नहीं सुनना चाहिए, ये भी खतरनाक है। जब लाउड साउंड्स पे बिना एडिक्टेड हुआ है तो वो फिर नॉर्मल साउंड पे उसको आवाज़ नहीं आता, समझने में प्रॉब्लम होता है। वो बार बार फिर कहता है कि डॉक्टर साहब रिपीट कर दें, ये क्या कहा आपने, मुझे वो रिपीट कर दें। इन एडिशन जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकली पेशेंट थोड़ा सा ना एडिक्शन की वजह से वो एंजाइटी में हुआ होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में हुआ होता है। साथ में जो आसपास के कोलीग हैं, दोस्त से उसको टाइम पर आप नहीं पहुंचता तो छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली इट परमानेंटली कान का पर्दा डैमेज हो सकता है। तो हम सख्ती से मना करते हैं कि नेवर यूज़ हेडफोन। ठीक है ना, आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है तो बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट साउंड पे आप उसको यूज़ करें, मगर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इट शुड बी अवॉइडेड फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो 24 आवर्स 7 डेज इन अ वीक काम चल रहा है ना कि हेडफोन कानों में लगा के म्यूज़िक सुना जा रहा है, मुख्तलिफ ऐप्स पे जो है वो काम हो रहे हैं, ये सब कुछ ये बहुत ख़तरनाक है। एक कान का इस्तेमाल कीजिए और कोई 1 घंटा या 2 घंटे अपने लिए जो है मुख्तस कर लें, और रेगुलर वो 1-2 घंटे आपने कानों पे नहीं लगाए रखना, बल्कि आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो टाइम दें, अपने कानों को रिलैक्स करें। और जिनके ज़्यादा फ़ोन बजते हैं ना, उन्हें काम शाम कोई नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, वो फजूल बज रहे होते हैं। और जिन्होंने काम करने वाले बंदे होते हैं ना, उनके फ़ोन नहीं बजते, उन्हें जिनसे काम होता है ना, वो खुद ही बस जो है वो 1-2 मिनट की बात करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। जो दुनिया की बेहतरीन तरीन मीटिंग्स हैं उनका टाइमिंग 15 मिनट है, हद है 15 मिनट है जो बेहतरीन तरीन मीटिंग्स होती हैं। और जो फजूल तरीन मीटिंग्स होती हैं उनके टाइम 2-2 घंटे हैं, 3-3 घंटे बैठे रहे आप मीटिंग करते रहे, जो मर्जी जो है वो आप करते रहे, कुछ फ़ायदा नहीं होता। जो कामयाब लोग हैं ना, वो अपने काम को जल्दी लेकिन तरीक़ेकार को मैनेज करके करते हैं। उनके पास पहले से प्री प्लानिंग होती है सब कुछ। और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके कानों को बहुत हद तक डैमेज कर देता है। सुनने की जो आपकी पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको फिर कानों का आला इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके अलावा आपको समझ आना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ये अक्सर हमें पहले दादियाँ और नानियों का जो है वो सुनने को मिलता था कि वो कानों के आले लगाती हैं, अब जवान लोगों ने भी लगाए हुए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर जो है वो फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हम गर्मियों में ठंडा पानी पीने को प्रेफरेंस देते हैं, हम कहते हैं कि हमें ठंडा पानी चाहिए, जल्दी से ठंडा पानी ले आओ, हमें बहुत गर्मी लग रही है। ये कितना ख़तरनाक है गले के लिए, ज़रा ये बता दें। मैंने अक्सर लोगों को समझाया कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो तो भी आप बहुत शदीद ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें, बर्फ़ को ना इस्तेमाल करें। लोग ये स्क्रीन वाली बर्फ़ जो है वो उसको तोड़ के शरबतों में डाल कर वैसे जो पिला रहे हैं, स्क्रीन वाले जो ये शरबत है, ये गले के लिए कितने तकलीफ़ हैं। हाँ, जैसे हमारे ना थ्रोट में नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, और नॉर्मल फ्लोरा दीज आर यूजफुल फॉर आवर थ्रोट। खाने में, पीने में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारे डिफेंस सिस्टम के तौर पे पार्ट प्ले करता है। अच्छा, जैसे ही ठंडा पानी चला जाता है गले के ऊपर तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर लेता है, तो वहाँ पे ही पैथोजिन ग्रो के चांसेस होते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पे ना ग्रो करते हैं, तो यही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के तौर पे पार्ट प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ना गला ख़राब हो जाता है या बुखार हो जाता है, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, निकला नहीं जाता। लोगों की ये फरमाइश होती है ठंडी बोतल पीनी है। जी, स्किन की बात की तो उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, कलर्स वगैरह हो जाते हैं, वो भी आपके लिए बॉडी में जाते हैं, गले में अडेयर हो जाते हैं, वहाँ पे फिर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वहाँ पे भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपके लिए बन जाते हैं। इस वजह से फिर बाहर वाली चीज़ें हम सख्ती से मना करते हैं। आप देखें ये जितनी भी बाहर की चीज़ें पड़ी होती हैं, ये जो बाहर बनाते हैं, तो आप आए दिन जितनी भी ना ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल है, आपने देखें बाहर पॉल्यूशन से, मिट्टी है, धूप है, गंद है, सारी की सारी चीज़ें उसमें जा रही हैं, और वो एक्सपोज चीज़ें हैं। अब वो आपको नजर तो नहीं आ रही कि उसके अंदर क्या जा रहा है। एग्जैक्टली, पकौड़े पड़े हुए हैं, समोसे पड़े हुए हैं, फ्राइज पड़े हुए हैं, स्किन पड़ी हुई, चीज़ें पड़ी, सारी की सारी कंटेमिनेटेड। वो जैसे ही जाता है शाम को बेचा बुखार, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, निगला नहीं जाता। ऐसे के लिए इन चीज़ों सबको हम सख्ती से मना। आप फल ले लें, आप फ्रूट ले लें, आप वेजिटेबल्स ले लें, आप सैलड ले लें, पानी का बेतहाशा ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे आप सुबह उठते हैं, नाश्ते से पहले 4 गिलास पानी की पिए। ये कहते हैं 40 से 50 किस्म की बीमारियाँ उसके लिए ट्रीटमेंट है। बिल्कुल सही आपका ना मैदा बिल्कुल फ्लश हो जाता है, आपको कब्ज़ नहीं होती, आपके मैदे का प्रॉब्लम नहीं होता। और ये डॉक्टर साहब नीम गर्म पानी, ये जो नीम गर्म पानी है ना, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठंडा पानी, उसमें
थोड़ा सा ना यानी कि लेमन वगैरह डाल के पिए लेकर, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। आप जिंजर वगैरह जिंजर आप इस्तेमाल कर लें, ये भी आपके लिए गले के बड़ा बेहतरीन होता है। पुदीना है, ये भी आपके लिए गले के लिए बड़ा अच्छा होता है। हॉट है, थोड़ा सा गर्म करके लें सर्दियों में, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो जितना जितना हम ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ऑर्गेनिक जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी हमारे फ्रेश फ्रूट्स हैं, जितनी भी हमारे लिए फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल, बजाय कि ना हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे आ जाएं। बिल्कुल, चाहे आर्टिफिशियल चीज़ों पे, बच्चों को भी ले आए हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे, लॉलीपॉप्स दे देते हैं उनको लेकर बाजार से, च्युइंगम्स, टॉफियाँ, गोलियाँ, बाद में उनके दांतों में कीड़े लगे होते हैं, गले ख़राब होते हैं, आए दिन बच्चों को बुखार चढ़ा होता है, और फिर माएँ जो है वो इस चीज़ का जो एहतियात नहीं करती हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों के ये बीमारी ज़्यादा जो है वो लगती है और उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि जरासीम बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फौरी तौर पे, बैक्टीरिया जो है। और इन चीज़ों में तो ख़ास तौर पे होते हैं क्योंकि स्क्रीन से बनी हुई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे हाथों से ये बनाई गई हैं, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इनकी किस तरह की है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत काउंट करती हैं और इसको जो है वो देखना चाहिए। अक्सर हमारे जो मोहल्ला सिस्टम है वहाँ पे ये चीज़ बड़ी ऑन होती है कि साथ दुकानें छोटी छोटी बनी हुई हैं जहाँ पर जो है वो बहुत सस्ती जो है वो आपको ये गोलियाँ टॉफ़ियाँ जो है वो मिलती हैं। अब वो बच्चे कुछ ले ना ले, लेकिन ये छोटी मोटी सलेंटियाँ और ये चीज़ें खा के अपने गले ख़राब कर लेते हैं। और कानों की जहाँ तक बात है तो ये एयरफोन से ज़्यादा कान जो है वो डैमेज हो रहे हैं इस टाइम में, और ख़ास तौर पे ख़ारिश अगर हो तो आप उसमें खामखा जो है वो कोई तीली वगैरह या कोई इस तरह की जो है वो एयरपिन घुमाते रहें तो उससे भी जो है प्रॉब्लम है। अच्छा, नाक के जो मसाइल हैं, नाक में गदूद बन जाते हैं, अक्सर लोगों को छींकें बहुत आती हैं, ये मसले बन जाते हैं। फिर अक्सर लोगों के जो है, जैसे आपने बताया नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, ये पैदाइशी होता है या ये खुद ब खुद ही भी जो है वो टेढ़ी होती है, कि ये सिर्फ पैदाइशी ही टेढ़ी होती है? ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो खैर मैंने अभी इस पर बिल्कुल कोई रिसर्च नहीं की, ये मैं पहली दफ़ा आपसे ही क्वेश्चन कर रही हूँ और आपसे मुझे इसका आंसर मिलेगा। असल में वो 3 क्वेश्चन है इसमें। एक जैसे आपने कहा कि नाक में एलर्जी हो तो एलर्जी का बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को, छींकें आती हैं, नाक से केरा आता रहता है, आँखों में खारिश होती है, गले में खारिश या तालू में खारिश वगैरह शुरू हो जाती है। ऐसे पेशेंट जिनको मुसलसल नाक बंद रहती है और मुसलसल छींकें आती हैं, एक ही टाइम पे 10-10, 15-15 छींकें आती रहती हैं और आँखों से पानी आता रहता है, सर में शदीद किस्म का दर्द रहता है, लॉन्ग टर्म तक इसको हम कहते हैं एलर्जिक साइनोसाइटिस। इनमें अगर मुसलसल टाइमली आइडेंटिफाई ना किया गया, ट्रीटमेंट ना की गई, तो कहते हैं इसमें चांसेस हैं कि यही एलर्जिक चेस्ट में जाके इन्फेक्शन करे और फिर एलर्जिक अस्थमा के भी चांसेस होते हैं। वो फिर पेशेंट को दायमी दमा हुआ होता है, सांस फूला हुआ होता है, थोड़ा सा चलते वक्त सांस फूल जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, बैठे बैठे उनका चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे एलर्जिक पेशेंट वाले पेशेंट को ना हम कहते हैं कि आपको बेसिकली एलर्जी किस चीज़ से है। किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को हवा से है, किसी को देखा गया कि जी घर में जो कारपेट वगैरह है तो हाउस डस्ट माइट्स होते हैं, उसकी वजह से किसी को यानी कि ना कंटेमिनेटेड पर्दे वगैरह हैं, तकिया है, चादर वगैरह है, उसकी वजह से। कुछ पेशेंट कहते हैं सर जब हम सर्दी में यानी कि ना जैसे ही हम एसी वाले कमरे में चले जाते हैं तो फ़ौरन हमें छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। बाद पेशेंट कहते हैं कि सर जब किचन में हम काम कर लेते हैं तो मसाला धुआं वगैरह आती है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो लोगों को एलर्जी हो जाती है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। एग्जैक्टली, तो ये है ना, एक होता है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा होता है सीजनल, किनको मखसूस सीज़न में हो जाता है, जैसे स्प्रिंग की सीज़न में हो गया, किसी को ऑटम की सीज़न में। और जो पेरिनियल है वो पूरा साल होता है, यानी कि सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, स्प्रिंग में भी, ऑटम में भी, ये पूरा साल चीज़ें चलती रहती हैं। तो पेशेंट को ना बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं, घर में आपको पेट्स तो नहीं पड़े हुए हैं, अगर इसकी वजह से तो प्लीज़ आप उसको साइड कर दें, उसको आप निकाल दें। घर में आपको कारपेट की या चादर, तकिया, उनको आप निकाल दें, रूम को बिल्कुल आप नीट क्लीन करें, तकिया, चादर, इनको अच्छी तरीके से धूप में डाल के उसको 2-4 घंटे, उसके बाद उसको वॉश करके फिर आप उसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपको मिट्टी धूप धुएं से हो जाता है तो आप मास्क इस्तेमाल कर लें, फिर आप उसको डस्टिंग के तौर पे आप यूज़ कर लें। अगर आपको फ्रेगनेंट से हो जाता है तो परफ्यूम वगैरह आप इस्तेमाल ना करें। खुशबू से भी हो जाते हैं। आप पार्क में चले जाते हैं, पोलन से आपकी बॉडी में जाते हैं तो हमारी एंटीबॉडी हमारी बॉडी से पैदा होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलकर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 रिएक्शन कहते हैं। तो हम कहते हैं आप पार्क में पोलन से अवॉइड करें, स्पेशली वाइट और पिंक किस्म के जो फ्लावर्स हैं उसको स्मेल करने की वजह से ना एलर्जिक शुरू हो जाती है। तो जिस चीज़ से एलर्जी लोगों को आदत होती है कि बाग में जाएं तो फूलों को स्मेल करना शुरू कर देते हैं, ये भी खतरनाक हो सकता है आपकी नाक के लिए, कि उसमें कोई डस्ट, उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा हो कि आप फूल को बहुत करीब से जो है वो सूंघ रहे हैं, और वो सारा, आपके बच्चे अक्सर ऐसी हरकत करते हैं,
और माँ बाप उनको नहीं रोकते हैं। इस चीज़ से आप प्लीज़ रोकें बच्चों को कि जो फ्लावर्स हैं गार्डन में अगर बच्चे जाते हैं तो वो स्मेल ना करें, क्योंकि उस पर पता नहीं कितनी डस्ट जमी हुई है, कितने बैक्टीरिया है, क्या है। वो फूल तो आपको खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसकी खुशबू लेने के लिए बहुत करीब से उसको जो है वो स्मेल करना शुरू कर दें, क्योंकि जब दमा हो जाएगा तो फिर लोग दमे को ट्रीटमेंट करते रहते हैं, नेबुलाइजर लेते रहते हैं, इनहेलर इस्तेमाल करते रहते हैं, स्टीरॉयड लेते रहते हैं। हम कहते हैं कि बेसिकल जो प्रॉब्लम है ना छत में लीकेज हो गई हुई है। अब उसकी वजह से ना पानी टपक कर आए, वो जाके ना गले को इन्फेक्ट किया, उसने जाके दमा किया हुआ है। अगर एलर्जिक प्रॉब्लम ठीक होगा, एलर्जिक साइनसेस ठीक हो जाएंगे तो आपको दमा भी नहीं होगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वरना लॉन्ग टर्म ये होगा कि एलर्जी की वजह से ना दमा भी हो जाता है। दूसरा जैसे आपने कहा पॉलिप, वो पॉलिप भी शुरू हो जाते हैं। पॉलिप जो है बेसिकली नाक में यहाँ तो इतनी आदत है लोगों में डॉक्टर साहब कि खाना भी जो है वो सूंघ के इस्तेमाल करते हैं। कोई कपड़ा हो, कोई चीज़ हो, उसको सूंघेंगे पहले, अब उसके अंदर जो बैक्टीरिया भाई वो आपकी नाक के अंदर पहुंच गया है और उसके बाद आपको छींकें आनी शुरू हो गई हैं या कोई और मसला हो गया है। अब अल्लाह वालों वो बैक्टीरिया निकल जाए, उस छींक से तो निकल जाए, अदरवाइज़ अगर वो बैठ गया अंदर तो फिर आप सोचेंगे आपके नाक के साथ जो है वो क्या हशर नशर हो जाता है बंदे का। अगर एक ज़ुकाम ही हो जाए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं उनको पता है, और कोविड की सिचुएशन में जो लोग इस चीज़ से गुजरे उनको अंदाज़ा है कि ये कितना तकलीफ का मरला होता है। तो क्यों ना हम एहतियात की तरफ जाएं कि हम जो है वो बेहतर एहतियात कर लें इन सब चीज़ों से। हमें इनका पता भी है, सब इसको जानते भी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर डस्टिंग का जो आपके घर में कपड़ा है, मैं बहुत अहम आपको बात बताने लगी हूँ डॉक्टर साहब, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। आपके घर में जो डस्टिंग के कपड़े होते हैं उसके ऊपर मनो मिट्टी होती है। डस्टिंग के कपड़े के ऊपर आप क्या करते हैं, एक दफ़ा डस्टिंग करते हैं उसको वैसे ही जो है वो रख देते हैं। अब उसके अंदर और बैक्टीरिया जमा हो गए, कल को उठाया वही कपड़ा वैसे ही जो है वो वहाँ पे फेर दिया, वो सारे भी वहाँ पर जमा हो गए और आपके हाथों पर भी आ गए। अब आपके हाथ जो है वो आपकी नाक में, कान में, मुंह में, जहाँ पर भी आप जो है वो उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, वो सारा बैक्टीरिया जो है वो आपने अपने अंदर जो है वो ऐड कर लिया। अब आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है, आपने तो सिर्फ डस्टिंग की है या आपने तो सिर्फ डस्टिंग करवाई है और वो डस्टिंग का कपड़ा उठा के आपने सिर्फ जो है वो काम वाली के हाथ में पकड़ाया है। लेकिन इतनी सी देर में अगर आप अपने हाथ वॉश नहीं करेंगे और वो कपड़ा जब आप डस्टिंग करें, कपड़े को अच्छी तरह सर्फ से धो के बेहतरीन तरीके से उसे धूप में डाल दें। ये जो है ना वो आप अपने घरों के तरीक़ेकार बनाएं, अपनी चीज़ों को जो है वो सेफ़ करने के मामलात बनाएं, तब आप जो है बीमारियों से सेफ़ रह सकेंगे। कि कपड़े को साफ़ करके हम वैसे ही किसी जो है वो कोने में डाल देते हैं, उसको वैसे ही नहीं डालना, उसको धोना है, धो के उसको धूप में डालना है। धूप अवेलेबल नहीं है तो बाहर आप कहीं भी उसको डाल दें कि वो खुली फ़िज़ा में जो है वो रहे, और उसके बाद अगले दिन उसको इस्तेमाल करें। ये चीज़ें डेटॉल से धोएं उसको अच्छी तरीके से। ये चीज़ें डॉक्टर साहब हमें पता भी हैं, लेकिन हम इस पर बहुत कम लोग जो है वो इस पर कोई 5% लोग ही जो है वो चलते होंगे। बाकी तो जो है वो फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा सफाई का एहतराम करना शुरू कर दे तो लोग उसको भी कहते हैं कि ये साइको हो गया, इतनी ज़्यादा सफाई सुथराई जो है वो इनको पसंद है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें ज़रा ये आप नाजरीन को बताएं। ये तो चीज़ें ठीक है कि हमें ये मसाइल होते हैं और उसके बाद लोग आपके पास आते हैं, लेकिन यहाँ तक आने से पहले जो है वो लोगों को जो एहतियात करनी है उस हवाले से भी बता दें। जी, तो आपने जैसे कहा कि जैसे ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये सारे नाक के जो म्यूकोसा है उसको जाके ना इफ़ेक्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली सूजन हो जाती है नाक और साइनसेस की म्यूकोसा को, वो जाके अंदर जाके ना गुदूद बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिप कहते हैं। ये एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा है जो नाक में बढ़ जाती हैं साइज़ में, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाता है। तो एलर्जी वाले पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म मुसलसल एलर्जी की वजह से नाक में गुदूद बन जाते हैं, जिससे पेशेंट को नाक से सांस नहीं आता, वो पेशेंट को खुशबू बदबू महसूस नहीं होती। ये पॉलिप अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो बाद में पेशेंट कुछ कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब वो मुझे नज़र ठीक नहीं आता, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में प्रॉब्लम होने लगता है, मुझे धुंधलापन महसूस हो जाता है। अगर यही गुदूद खुदा न खासा दिमाग में चले गई तो झटके आना शुरू हो जाते हैं, शदीद किस्म का सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बुखार स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम CT स्कैन करवा लेते हैं, उसको टाइमली एंडोस्कोपिकली सर्जरी की जाती है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो आप एंडोस्कोप से सर्जरी करते हैं, पूरे के पूरे गुदूद निकाल देते हैं और आप बिल्कुल नाक मोटर भी की तरह खुल जाता है। क्योंकि जैसे आपने कहा नज़ले ज़ुकाम की वजह से नाक अगर बंद रहता है तो अल्लाह ताला ने ना नाक को वेंटिलेशन के तौर पे ना पार्ट पे ले रखा हुआ है, और जो भी एयर आती है ठंडी हो या गर्म हो उसको बेसिकली ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रख लेती है, फिर वो लंग्स में जाती हैं। बिल्कुल सही। इस तरह नाक में अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हैं जो फिल्टर्ड हैं,
जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसको फिल्टर्ड करके फिर आपकी फिल्टर्ड एयर क्लीन करके फिर आपके लंग्स में जाती है। अगर ये नाक आपका बंद होगा, चाहे नाक की हड्डी की टेढ़ापन की वजह से हो या वदूद की वजह से हो या एलर्जी की वजह से हो या इन्फेक्शन की वजह से हो, तो नाक का जो सिस्टम है वो बाईपास हो जाता है। अब जो एयर है वो डायरेक्टली मुंह में चली जाती है। वो एयर कंटेमिनेटेड एयर है जो मुंह में जाती है, जो विदाउट फिल्टर्ड है, विदाउट जो है ना कंटामिनेशन से यानी कि वो बॉडी टेम्परेचर भी नहीं है, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है गले के लिए। इस वजह से फिर पेशेंट को, जिनको भी नाक बंद रहता है, अक्सर गला ख़राब रहता है, अक्सर थ्रोट का इन्फेक्शन रहता है, अक्सर लंग्स का इन्फेक्शन रहता है। क्यों कि जो फंक्शन था नॉर्मल नाक और साइनसेस का वो तो इम्पेयर हुआ है। सही। तो ये तो जैसे ना घर में कहते हैं कि आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपका ब्लॉक हो तो घर बदबूदार हो जाता है, आपका स्मेल स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से कहते हैं कि कुछ भी हो, नाक आपका बंद नहीं होना चाहिए। नाक की सफाई का इंतजाम भी खास तौर पे लोगों को रखना चाहिए। कानों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह आपके गले की सफाई भी बहुत ज़्यादा जैसे नाक में मोस्टली कहा जाता है आप कुछ भी नहीं है, 5 वक्त अल्लाह ताला ने ये जो नमाज का टाइम रखा हुआ है, आप वजू कर लेते हैं, आपकी ना फ्लश हो जाता है नाक का, आपका बिल्कुल जो है ना, आप वजू का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया ही इसीलिए गया कि ये बीमारियां ना हो। अब जो वजू नहीं करते हैं या वजू में नहीं रहते हैं उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो वजू करते हैं उनको वाकई ये सब बीमारियां जो है वो नहीं होती है। नाक इवन जो कोविड वाला पेशेंट था जैसे आपने डिस्कस किया था, उसमें भी हम बार बार पेशेंट को कहते हैं कि दिन में 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा नाक को वॉश कर लिया करें, जिससे एयर फिल्टर्ड होके, एयर आपकी क्लीन होके, ह्यूमिडिफाई होके नॉर्मल टेम्परेचर में जाकर लंग्स को करें, वरना आपको चेस्ट का इन्फेक्शन रहता रहेगा। तो ऐसे पेशेंट को हम यानी कि ना तो ये चीज़ें करेंगे तो 99% चांसेस होते हैं कि चीज़ें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर नाक की हड्डी टेढ़ी है, सांस मुसलसल बंद रहता है, रात को मुंह खोल के सोते हैं, खराटे वगैरह ले लेते हैं, उसकी फिर डेफिनेटली सर्जरी की जाती है। सही। ठीक है ना, जिसे हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं या सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं। तो क्योंकि मुसलसल हड्डी टेढ़ी है, मुसलसल नाक बंद रहता है, मुसलसल सांस का प्रॉब्लम होना लगता है, खुशबू बदबू महसूस नहीं होती, सर में शदीद किस्म का। अच्छा देखिए, ये दिमाग का जो कांटेक्ट है आपके कानों, नाक, गले, मुंह के साथ जो है वो अटैच है। गले में तकलीफ होगी, सर में दर्द होगा, नाक में आपके ज़ुकाम होगा, आपके सर में ऑटोमेटिकली तकलीफ हो जाएगी। आपके कान जो है वो प्रॉब्लम करेंगे, तकलीफ होगी, दिमाग की तरफ जाएगा, सर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो है ना वो अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है, और आप जितना मर्जी खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डाउन रहेगा। ये तीनों चीज़ों का कॉन्टैक्ट आपके दिमाग के साथ है। अक्सर लोग मेरे पास जो है वो आते हैं कि जी हमें मेंटल डिजीज़ हो गई है, कोई हमें एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया जिसकी वजह से जो है मसला हो रहा है। फिर हम उनका क्लिनिकल जो है वो सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद पता चलता है कि इनको तो जो है वो कोई थायराइड प्रॉब्लम है, या इनके साथ कानों के मसला चल रहा है जिसकी वजह से इनके दिमाग को जो है वैसा फील होता है, चक्कर आते हैं, या इम्यूनिटी सिस्टम नहीं इनका स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज़ें भी देखना बड़ा ज़रूरी हो जाती हैं डॉक्टर्स के लिए, और इस चीज़ के लिए भी जो है वो बहुत काउंट करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ़ लाए। कोई मैसेज कोई छोटा सा अगर आप देना चाहें, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जी, अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अनजाने जाने जो है ना, पेन हो गई, पेंसिल हो गया, या पीसेस ऑफ जो है ना रबड़ हो गया या गंदम का दाना हो गया, हाँ। चावल का दाना हो गया, वो जाके ना नाक में डाल देते हैं, कान में डाल देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, सिक्का वगैरह डाल देते हैं। अच्छा, वक्ती तौर पे तो पता नहीं चलता, मगर 2-4 हफ्ते के बाद, महीने के बाद पता चल जाता है कानों से पीप आना शुरू हो गई है, कानों से रेशा आना शुरू हो गया हुआ है, बच्चों को खून आना स्टार्ट हो गया। बाद में देखा जी कान में तो दाना बना हुआ है, कान में तो पीप पड़ी है, कान में तो गंदम का दाना पड़ा हुआ है या रबड़ पड़ा हुआ है। इसी तरह नाक में कुछ ही डाल देते हैं, खुदा न खासा वो नाक से डिस्प्लेस हो गए, गले में सांस की नाली में चली गई, तो बच्चा बैठे बैठे माँ के सामने ही फूल जाता है, उसके हाथ पांव सुन हो जाते हैं, पीला हो जाता है, वो तड़पने लगता है, सांस फूल जाता है, वो माँ बड़ी परेशान हो जाती है, ये क्या हुआ बच्चे को। बाद में देखा कि जी वो चीज़ थी, कॉइन पड़े हुए थे, छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे, रबड़ का दाना पड़ा हुआ था, पीस पड़ा हुआ था, वो नाक में डाल दिया था अल्टीमेटली। कुछ बच्चे होते हैं वो कॉइन डाल देते हैं मुँह में, वो 2 दिन के बाद देखते अच्छा, बच्चों को खुद से ना मुंह भी ना धोने दिया करें। जो छोटे बच्चे हैं ना वो मुंह में, नाक में पानी डाल लेते हैं, जिसके बाद उनकी बड़ी हालत जो है वो ख़राब होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो बात की, और इन चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के पास से ना रखें, जिसकी वजह से खुदा न खासा किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो सकती है जो माँ बाप को ना परेशान साबित हो सकती है। बच्चों की एहतियात ज़रूरी है। वालिदैन सिर्फ वालिदैन बनने के लिए नहीं बल्कि उनकी केयर के लिए वालिदैन बनते हैं। बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनके स्कूल में उनकी टीचर को भी ये कहना कि इन पर
अच्छे से नज़र रखें, ध्यान से देखभाल करके, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे स्कूल टाइम में पेंसिल मार लेते हैं कहीं जो है वो कान के अंदर या मुंह के अंदर, या तो इससे भी जो है वो तकलीफ़ होती है और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो टीचर्स को भी एहतियात करनी है, वालिदैन को भी एहतियात करनी है, और साथ ही ठंडे पानी से गर्मियों में भी थोड़ी एहतियात करें। ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसको छोड़ के कुछ गर्म चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें, जो आपके गले को और आपके दिमाग को जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो सेटल्ड रखे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नए सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।